ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज़ योर एजुकेटर सी ए प्रकाश राय। और आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से लास्ट क्लास में छोड़ा था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दे के छोड़ा था। आई वॉन्ट टू नो कि किसने किसने वो होमवर्क ट्राई करा। ईजी सा था, बहुत मुश्किल नहीं था। Let me open the chat, just 1 second. Okay, fine, fantastic. सबने ट्राई करा, हो गया? यस। गुरु स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस ऑन अप्रैल 10, 2020, परचेज द फॉलोइंग एसेट्स। हमें कैटेगराइज करना था अलग अलग ब्लॉक में। और अच्छा, डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाना था। देखो, इतना सिंपल इलस्ट्रेशन। कैटेगराइज दी डिफरेंट ब्लॉक। सबसे पहले अपना बिल्डिंग का तो सिंपल है, ऑफिस बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग। बिल्डिंग में दो अपने ब्लॉक बन जाएंगे, एक 10% वाला, एक 5% वाला। प्लांट एंड मशीनरी में खूब सारे ब्लॉक बनेंगे। कंप्यूटर का ब्लॉक अलग है, फैक्स मशीन्स, कार्स, टेलीफोन सिस्टम और स्कूटर्स फॉर एम्प्लॉयज़, ये सारे आएंगे एक ब्लॉक में। और कौन सा अलग में आएगा? कंप्यूटर अलग होगा, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट अलग होगा। आई गेस दैट्स ऑल। एयर कंडीशनर जो है वो फर्नीचर एंड फिटिंग्स में डाल सकते हैं मेरे ख्याल से, या प्लांट एंड मशीनरी में भी। अच्छा, फैक्ट्री का है तो फिर इसको उसमें डाल दो, प्लांट मशीनरी में ही डाल दो, वो ज़्यादा सही है। फिर ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर फॉर वेलफेयर सेंटर, सेम ब्लॉक, डजेंट मैटर, अलग रेट नहीं है। नो हाउ का अलग ब्लॉक होगा डेफिनेटली। देखते हैं। ब्लॉक 1 बिल्डिंग 5%, ब्लॉक 2 बिल्डिंग 10%, फिर बिल्डिंग ए ब्लॉक 3 प्लांट मशीनरी 15% में इसने फैक्स मशीन, टेलीफोन, एसी, स्कूटर, कार लिया है। फिर 40% में ऑफिस कंप्यूटर, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। चलो, बहुत सही। ये तो सिंपल ही था। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10%, नो हाउ 25%। चलो, अब अपन चालू करते हैं असली डिस्कशन। मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन का टॉपिक ख़त्म करने के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी बहुत अच्छे से। एक तो था एक्चुअल कॉस्ट, दूसरा था रिटन डाउन वैल्यू, और तीसरा था ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इनफैक्ट ब्लॉक ऑफ एसेट्स को पहला ही समझ लो, क्योंकि पहला ब्लॉक ऑफ एसेट्स था ना। हमने लास्ट डिस्कशन ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे किया था। लेट मी चेक अगेन। हाँ, पहला था ब्लॉक ऑफ एसेट्स, दूसरा था एक्चुअल कॉस्ट, तीसरा रिटन डाउन वैल्यू। ब्लॉक ऑफ एसेट्स हमने कवर कर लिया, एक्चुअल कॉस्ट कवर करना है। चलो, इस डिस्कशन में हम ये पता करेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, किन किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है। नहीं करने वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि अच्छा, ये भी इंक्लूड करते हैं, वो भी इंक्लूड करते हैं। इसलिए ये टॉपिक ज़रूरी है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहते हैं ना कि कॉमन सेंस से समझ में नहीं आएंगी। देखा, अरे ये तो एसेट का कॉस्ट थोड़ी है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि नहीं, इसको भी एसेट का कॉस्ट मानना पड़ेगा, तभी हम डेप्रिसिएशन लगाने देंगे। तो शुड वी स्टार्ट? यस। देखो, इससे पहले कि हम पॉइंट बाय पॉइंट थ्योरी पढ़ें, मैं एक समरी बता देता हूँ। एक्चुअल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स में, वो ये कहता है कि आपने कोई भी एसेट को पुट टू यूज़ करने तक जितने भी खर्चे करे, वो सारे के सारे खर्चे उस मशीन की, उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा है। ऑफ कोर्स, आप जितने में खरीद रहे हो वो तो कॉस्ट है ही। तो पहला कंपोनेंट अपना बड़ा सिंपल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट। दूसरा कंपोनेंट, ये कभी लोग नहीं समझ पाते कि सर इसको कॉस्ट का हिस्सा क्यों पड़ रहा है। अभी बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर परचेज ऑफ द एसेट टिल द एसेट इज पुट टू यूज। अब देखो भाई, इंटरेस्ट जो है ना, वो अपने में एक अलग खर्चा है जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम करते हैं, जिसको बिजनेस एक्सपेंस में क्लेम करते हैं। और इनकम टैक्स एक्ट अलाउ भी करता है कि हाँ भाई, जेन्युइन खर्चा है, आपने अपने बिजनेस के लिए किया है, इसका क्लेम ले लो। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपने कोई मशीन खरीदी और ख़रीदने से पहले आपने उसके लिए लोन लिया होगा। लोन का पेमेंट, लोन से पैसा आया, उस पैसे से आपने एसेट का पेमेंट कर दिया। अब वो एसेट वहाँ से डिस्पैच होगा। मान लो आप कहीं बाहर से कोई मशीन इंपोर्ट करा रहे हो, तो टाइम लगता है इंपोर्ट में। कई बार
1 महीना, 2 महीना, 3-3 महीने तक लग जाते हैं। जो मशीन जितने टाइम तक बाहर थी यहाँ पे आई, उसके बाद आपने इंस्टॉलेशन करवाया, उसमें भी कुछ खर्चा करा होगा, वो भी खर्चा ले लो। सब करने के बाद जब बिल्कुल रेडी टू यूज़ हो गई, तब आपका एसेट आपके हाथ में आया। जब तक आपका एसेट आपके हाथ में नहीं आया था, तब तक क्या उस एसेट से कोई इनकम जनरेट हो रही थी? बोलो बेटा बोलो, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। जब तक एसेट आपके हाथ में नहीं आया, तब तक क्या उस एसेट से कोई इनकम जनरेट हो रही थी? कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही थी सर। और आपको पता है, पीजीबीपी का हेड ले लो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले लो, किसी भी तरीके से आप अकाउंटिंग जब करते हो तो खर्चे का क्लेम तभी मिलता है जब उसके अगेंस्ट इनकम हो। खर्चे का क्लेम तभी मिलता है जब उसके अगेंस्ट इनकम हो। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी यूजफुल जब आगे पीजीबीपी में आपको पढ़ाया जाएगा कि अगर कोई आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसके अगेंस्ट आप खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। विद दैट कॉन्सेप्ट इन माइंड, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई जब एसेट तुम्हारा आया ही नहीं, फैक्ट्री में लगा ही नहीं, तो उसने कोई इनकम जनरेट ही नहीं करी। जब इनकम जनरेट ही नहीं करी तो उसके अगेंस्ट जो तुमने लोन लिया था, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसके खर्चे का क्लेम हम नहीं देंगे। खर्चे का क्लेम तब मिलता है जब उससे इनकम जनरेट होती। अब भाई अगर नहीं क्लेम देंगे तो बिजनेसमैन का तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो तो जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस है ना भाई, हमने अपने बिजनेस के लिए किया है। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है ठीक है, ऐसा करो कि तुम एक्सपेंस में इंटरेस्ट का क्लेम मत लो, लेकिन जब तक तुम्हारी मशीन पुट टू यूज़ नहीं हुई तब तक के सारे खर्चों को हम कैपिटलाइज करने का ऑप्शन तो आपको दे ही रहे, तो आप उसको कैपिटलाइज कर लीजिए। कैपिटलाइज करने का मतलब उसको मशीन की कॉस्ट में ऐड कर लो, तुम्हारे एसेट में दिखा दो, और फिर धीरे धीरे उसको डेप्रिशिएट करते रहना। ये बात समझ में आई? गुड इवनिंग कौस्तवम, वेरी गुड, फैंटास्टिक। बोलो बेटा, इंटरेस्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? इंटरेस्ट क्यों लेंगे और कब लेंगे? पूरा इंटरेस्ट नहीं लेना, जब तक पुट टू यूज़ नहीं हो रहा है उसके पहले का जो इंटरेस्ट तुम पे कर रहे हो उसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना दो, और उसके बाद का जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग नॉर्मली जैसे पीएल में खर्चा क्लेम करते हैं, बस वैसे ही करते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक चार्जेस तो कोई मान लो आपने फाइनेंस कराया, उसके लिए कुछ बैंक चार्जेस पे करने पड़े। कई बार क्या होता है, आप लोन करने जाओ तो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे 1-2% रुपये तो पहले ही काट लेते हैं आपके, यानी कि लोन आपको दिया 1 लाख का, और एक तरह से समझा जाए तो ब्याज वो लेते हैं 1,02,000 रुपये। 2%, 3% जो भी उनका अपना एक हर बैंक का अलग अलग होता है। तो बैंक चार्जेस अगर कोई लगे हैं तुम्हारे उस एसेट को खरीदने में, तो वो बैंक चार्जेस भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। कैरिज इनवर्ड्स, मशीन को अपनी फैक्ट्री तक लाने का खर्चा। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना बेटा, उसको लगाने के लिए क्रेन किराए पे आती है। वो क्रेन उठा के फैक्ट्री से उसको एक जगह, वो शिपमेंट वाला बॉक्स होता है उसमें भरती है, फिर शिपिंग होती है। वहाँ पे जब पहुँच जाता है कंटेनर, तो फिर कंटेनर से उतारने के लिए फिर इन्हें भी क्रेन लगानी पड़ती है, क्रेन्स लगती हैं, बड़ी बड़ी मशीन लगती है, उसको लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस बोलते हैं। दैट विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर एसेट। इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन में जो खर्चा हुआ, भाई आपने इंजीनियर को बुलाया, उसने पूरा सेटअप करा, अच्छी खासी मोटी फीस ली। तो सॉरी, तो इंस्टॉलेशन के चार्जेस हो गए। अगला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मॉडिफिकेशन प्रायर टू यूज ऑफ द एसेट टू मेक इट वर्केबल। आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि प्लांट एंड मशीनरी दो अलग अलग चीज होती है। मशीनरी क्या होती है? एक स्टैंड अलोन मशीन होती है। प्लांट का मतलब कई सारी मशीनें एक साथ लगी हुई है और एक सिंक्रोनाइजेशन में एक साथ काम कर रही है। तो जब आप प्लांट में मशीनों का सेटअप करते हो, तो अब मशीन जो आपने एक सिंगल अलग अलग जगह से मंगाई है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। किसी का पाइप मोटा करना पड़ेगा, किसी का इनलेट बड़ा करना पड़ेगा, किसी को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, किसी में कोई एक साइड की वॉल हटानी पड़ेगी,
तो कुछ ना कुछ इस तरह के चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि वो एज अ प्लांट एक साथ काम कर सके। जैसे मान लो कोई एक मशीन है जो 20 यूनिट्स पर सेकेंड के हिसाब से प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन उसके आगे वाली जो मशीन है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 15 यूनिट्स पर सेकेंड प्रोसेस करने की है। अब वो 20 यूनिट्स पर सेकेंड निकालेगा और 15 यूनिट्स पर सेकेंड अंदर प्रोसेस होगा, तो बाकी की 5 यूनिट्स कहाँ जाएंगी? वो लॉग जैम क्रिएट कर देंगी, पूरा प्लांट आपका जाम हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। तो आपने उसमें कुछ रिपेयर करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। भाई ये भी 15 दे रहा है तो तू भी 15 ही दे। जो मिनिमम कैपेसिटी है उस चेन में मशीन की, उस मिनिमम कैपेसिटी पे सबको करना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको रिपेयर कराना पड़ता है, मॉडिफिकेशंस करानी पड़ती है मशीन में यूज़ करने के लिए, उसको वर्केबल बनाने के लिए। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है। मैं इतने सारे पॉइंट्स बोलते जाऊँगा तुम्हें, पर पता है अंडरलाइन कॉन्सेप्ट बस एक है कि प्रॉपर मशीन को चालू करने से पहले जो भी खर्चे लगें वो सारे के सारे मशीन की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इन द सेम लाइन, एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मॉडिफिकेशंस हो गया। ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, नई मशीन आई है, आपको स्टाफ को ट्रेनिंग देनी होगी, आपको अलग से इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा जो ट्रेनिंग देगा स्टाफ को, उसका खर्चा जो भी है सब कैपिटलाइज होगा। कोई एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क कराना पड़ा, भाई कोई मशीन है जो बहुत बड़ी है, उसके बगल वाली मशीन जो अगली आने वाली बहुत छोटी है, तो खंबे लगा के उसको ऊपर करना पड़ेगा। कभी आपको कोल्ड स्टोरेज रूम्स बनाने पड़ते हैं कि भाई जो आउटपुट है मशीन का ये बिना कोल्ड स्टोरेज में रखे आगे प्रोसेस नहीं हो सकता। कभी कूलिंग टावर्स लगाने पड़ते हैं। कूलिंग टावर्स का बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे पता है, आपने बिटकॉइन या इस तरह की डिजिटल करेंसीज का नाम सुना होगा। आपको पता है ये कैसे बनती हैं, जनरेट कैसे होती हैं? एक ना बड़ा सा कंप्यूटर आता है, 1.5 लाख 2 लाख का एक टाइम पे आता था, अभी पता नहीं दाम बढ़ गया होगा तो मेरे को नहीं पता। और कंप्यूटर क्या होता है, वो बड़ा सा प्रोसेसर होता है, बस एक सीपीयू समझ रहे हो ना, जैसे अपने कंप्यूटर का सीपीयू होता था पहले, वैसा ही खूब बड़ा सा होता है। और उसको एक बार आपको लगाना है और चालू कर देना है, वो बिटकॉइन माइनिंग का प्रोसेस करता रहेगा। बिटकॉइन माइनिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिटकॉइन की दुनिया में, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं, सारे के सारे कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं बिटकॉइन के, उसको वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। हर ट्रांजैक्शन करोड़ों बार वेरीफाई होता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बदले जो आपने अपना कंप्यूटर लगाया, कंप्यूटिंग पावर लगाई, सर्वर दिया उस काम को करने के लिए, तो उसके बदले आपको रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलता है। और यही बिटकॉइन के जनरेशन का तरीका है, इसीलिए बिटकॉइन और बाकी सारी जो करेंसीज है वो जनरेट होती रहती है। हर 4 साल के बाद बिटकॉइन माइनिंग का रेट आधा हो जाता है, मतलब हर 4 साल बाद रिवॉर्ड कम होता जाएगा। दिस मेक श्योर कि हर टाइम मार्केट में एक लिमिटेड बिटकॉइन हो, इसीलिए बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है उसकी। तो जो सर्वर लगाते हैं ना, वो इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि हमें ना सिर्फ उस सर्वर को एसी रूम में रखना पड़ता है, बल्कि एसी रूम के अलावा अलग से कूलिंग टावर लगाना पड़ता है उस सर्वर के पीछे, ताकि वो ठंडा रहे। अगर छोड़ देंगे उसको तो गर्म होकर आग लग जाएगी, पूरा बिटकॉइन माइनिंग का प्लांट आपका बर्बाद। एक ज़माने में ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, पर मैं बड़ा बेवकूफ़ था, मुझे उस समय समझ में नहीं आया। 1-2 लेके लगा लेने चाहिए थे। अब तो रिवॉर्ड बहुत कम हो गया है, डजंट मैटर। एक्सपेंसेस ऑन इंश्योरेंस, पावर एंड फ्यूल इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखो इंश्योरेंस का खर्चा तो देखो तुमको पता है कि तुम मशीन खरीद रहे हो, मशीन के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो, वो तो इमीडिएटली हो जाता है, ऑफ कोर्स वो कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। पावर एंड फ्यूल में तुम्हें थोड़ा डाउट हो सकता है कि सर मशीन खरीद के लगाई, अभी चालू कहाँ की? अगर चालू कर देंगे तो फिर तो वो नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा बन गया, फिर तो वो कॉस्ट हमारे पीएल में जाएगी। एक बार ट्रायल रन होता है मशीन का। ट्रायल रन में कोई आपने तेल डीजल लगा, कोई मटेरियल भी अगर मान लो ट्रायल रन में आपने प्रोड्यूस करा, तो उसके लिए रॉ मटेरियल डाला होगा, जो भी खर्चा लगा ट्रायल रन में, वो सारा का सारा खर्चा आपकी मशीनरी का हिस्सा बन जाएगा। हाँ सौरभ सही बोल रहा है भाई, 2013 में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए था। 2013 में मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था बेटा, तभी मैंने बिटकॉइन के बारे में रिसर्च करी थी, पर उस समय पैसे भी ज़्यादा नहीं थे और उस समय इंटरेस्ट भी पैसे कमाने का नहीं था। उस समय तो बस देश की सेवा करनी थी। अगेन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग इनकर्ड फॉर। अच्छा एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, बीच में रुक गया।
तुम्हारा ये ट्रायल रन वाली बात। तो मान लो ट्रायल रन के लिए तुमने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, तुमने उसमें डीजल डलवाया मशीन में, इलेक्ट्रिसिटी कुछ पावर लगा, जो भी लगा, सारा खर्चा हुआ। ट्रायल रन से सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ वो सेलेबल है, मार्केटेबल है, आपने उसको बेच दिया। अब क्या करें? अब जो बेच के पैसा आया वो मशीन की कॉस्ट में से कम हो जाएगा। तो ये मशीन की कॉस्ट है, प्लस हमने ट्रायल रन के एक्सपेंसेस डाले, माइनस सेल ऑफ सैंपल, जो भी सैंपल गुड्स आपने प्रोड्यूस करे ट्रायल रन से, या सेल ऑफ ट्रायल रन आउटपुट करके, मैं लंबा लिखना नहीं चाहता, सेल ऑफ सैंपल लिख दिया। ये ऐड कर दोगे, ये तुम्हारी मशीन की एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। ये क्लियर? यस, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? ठीक। आगे गवर्नमेंट ने एक कंडीशन और डाल दी कि भाई देखो, ये कैश में तुम लोग धंधा करते हो, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा करो 10,000 से ऊपर अगर आपने 10,000 से ऊपर अगर आपने कैश में खर्चा किया, ऊपर मैंने जो भी खर्चे बताए उसमें से जो भी खर्चा 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में हुआ एक दिन में, उसको हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर ही कर देंगे। इग्नोर का मतलब क्या हुआ? कहीं नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि मशीन की कॉस्ट में नहीं ऐड करने दिया तो तुम पीएल में क्लेम कर लो, नहीं। 10,000 से ज़्यादा का आपने खर्चा करा एक दिन के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी के, चाहे इंस्टॉलेशन में, लोडिंग अनलोडिंग में, ट्रेनिंग में, किसी भी चीज़ में, एक दिन के अंदर 10,000 से ज़्यादा का खर्चा डिसअलाउड। ठीक। अगर आपने 30,000 की मशीन खरीदी, 45,000 की मशीन खरीदी, जिसमें 15,000 कैश दिया, 30,000 रुपये चेक से दिए, तो जो चेक से पैसा दिया वही माना जाएगा मशीन का कॉस्ट। बाकी का कैश कंपोनेंट इग्नोर कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। मैं याद रखना कि इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स में तो तुम दिखाओगे ही, वो भले ही बाद में डिसअलाउ हो जाए, कोई बात नहीं, तुम्हें तो क्लेम करना ही करना है। ठीक। पर इनकम टैक्स अलाउ नहीं करेगा। तुम क्लेम करोगे, इनकम टैक्स अलाउ नहीं करेगा। आ जाओ अगले पॉइंट पे। थर्ड पार्ट, रिटन डाउन वैल्यू। कैसे निकलती है रिटन डाउन वैल्यू? जिस साल की रिटन डाउन वैल्यू निकालनी है, असेसमेंट ईयर 21-22 का एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, ऐसे मान लो। तो असेसमेंट ईयर 21-22 का मतलब हो गया कि ये प्रीवियस ईयर 2021 की बात कर रहा है, ठीक है। तो अप्रैल 1, 2020 को अगर कोई डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, या इसको मैं WDV बोल दूँ, पिछले साल की क्लोजिंग जो आई है, रिटन डाउन वैल्यू पिछले साल की, और इस साल की जो ओपनिंग है वो ले लो। जो जो एसेट खरीदे उसको ऐड कर दो, जो जो एसेट सोल्ड किए या डिस्कार्ड किए या डिमोलिश किए उनको घटा दो। देखो, एसेट सेल किया अगर तो पैसे मिलेंगे, घटा दोगे। डिस्कार्ड या डिमोलिश करने पे क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू कई बार मिल जाती है कि भाई आपने कोई मशीन बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, आपने उसको कबाड़ी में बेच दिया, डिस्कार्ड कर दिया। और अगर मान लो कबाड़ी में नहीं बिका तो नहीं बिका, कुछ नहीं घटाएंगे, कोई वैल्यू ही नहीं घटी उसकी, कुछ पैसा ही नहीं मिला हमें उसके बदले। लेकिन अगर कुछ पैसे मिल गए तो वो पैसे घटा देने हैं। घटाने के बाद जो आएगा वो आ गया WDV ऑफ द ब्लॉक फॉर रेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22। जब ये WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन आ गया, तब इस पे आप लगाओगे इस साल का डेप्रिसिएशन। अभी तक समझ में आ रहा है सब? ये चीज सिंपल है। आकाश, कौन सी बात भाई? ये सोल्ड, डिस्कार्डेड और डिमोलिश्ड वाली? हाँ,
इस पे अभी और डिस्कशन करना है, रुक जाओ बताता हूँ। ठीक है, मोटा मोटा ये तो समझ में आ गया। ये वाला जो पॉइंट है एसेट सोल्ड और एक्वायर्ड वाला, इसमें कुछ छोटी छोटी बातें मुझे आपको बतानी है। यहाँ पे मैं आपका एक स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास 2-3 प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी। सपोज करो ये 10,000 का था, ये 20,000 का था, ये 70,000 का था। तीनों अलग अलग टाइम पे खरीदे गए। मान लो कोई, चलो ठीक है टाइम का भी नहीं क्योंकि वो बात में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ठीक है, तीनों एक प्लांट लिया आपने, 1 लाख का टोटल प्लांट खरीदा। हमने पढ़ा था ब्लॉक ऑफ एसेट्स के कॉन्सेप्ट में कि इन तीनों प्लांट्स को एक सिंगल ब्लॉक में हम डालेंगे, प्लांट एंड मशीनरी एक सिंगल डिब्बे में डाल देंगे। 1 लाख रुपए का एक डिब्बा हो गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है, हमने इसमें से क्या करा, प्लांट बी सपोज करो सेल कर दिया, उसके बदले हमें मिले 5,000 रुपए। अब हमारे एसेट की जो WDV है वो बन जाएगी 95,000। ध्यान रखना कि जब तक यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है और इसको घटाने से ये 0 नहीं हो जा रही, तब तक आपको अलग से प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल नहीं कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल नहीं कैलकुलेट करना है। इनकम टैक्स का ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये सारे जो ब्लॉक्स हैं ना, सारे जो मशीनरी है, प्लांट है, जो कुछ भी है, सब एक एक डिब्बे का हिस्सा है, एक पैकेज का हिस्सा है। दे आर ऑल अ ब्लॉक। जब तुम कोई नई मशीनरी खरीदते हो तो ब्लॉक में उसकी वैल्यू ऐड कर दो। जब तुम ऐड कर दोगे ना तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा बेटा। अब वो आत्मा उस परमात्मा से अलग नहीं रही। अब तुम प्लांट को अलग से आइडेंटिफाई करना चाहो अगर इनकम टैक्स में तो नहीं कर सकते। हालांकि अकाउंट्स में हम लोग हिसाब रखते हैं कि हाँ ये वाला प्लांट इतने का था, वो उतने का था। अकाउंट्स की बात नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। इनकम टैक्स के लॉज अलग है, अकाउंट्स का सिस्टम अलग है। अकाउंट्स में हम करते हैं रिकॉग्नाइज, पर इनकम टैक्स कहता है कि हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए ज़िंदगी में। हम तो कह रहे हैं कि भाई ये एक ब्लॉक है, जो जो आ रहा है इसी ब्लॉक में समाते जाएगा समाते जाएगा। और जब तुम बेचोगे भी तो हम बस यही देखेंगे कि ब्लॉक में अभी और वैल्यू बची है कि नहीं बची है। प्लांट भी आपने सेल कर दिया 5,000 रुपए का, 95,000 अभी भी ब्लॉक में वैल्यू बची है। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अभी कहाँ प्रॉफिट लॉस हुआ, अभी तो मशीन तुम्हारी बची ही हुई है, अभी तो कुछ वैल्यू कम हो गई तुम्हारे प्लांट की। हाँ भाई तुमने कोई एक प्लांट बेच दिया तो जो ब्लॉक की वैल्यू जितने की भाई तुमने प्लांट सेल करी उतने से ब्लॉक की वैल्यू कम हो गई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आगे आओ, अगले साल क्या हुआ बेटा, इस पे हमने डेप्रिसिएशन, मान लो पहले साल डेप्रिसिएशन लगा लो एक बार। डेप्रिसिएशन एट द रेट हम लोग 15% लगा के देखते हैं। 95,000 का 15% कितना आएगा बेटा बताना जरा। ₹14,250 रुपये। 14,250 रुपये घटा दो 95,000 में से 14,250, देखो कितना आ रहा है। $80,750, 80,750। वेरी नाइस। ये आपकी हो गई क्लोजिंग WDV बोल लें इसको कि भाई इस साल का काम तो हो गया। नेक्स्ट ईयर यही बन जाएगी ओपनिंग WDV। ठीक है, इसको उधर ले आते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है और लिखने की, इधर साइड में लिख लेते हैं। नेक्स्ट ईयर यही क्या बन जाएगा, ओपनिंग WDV बन जाएगी। कितने की है, 80,750। नेक्स्ट ईयर पता है क्या हुआ बेटा, हमने प्लांट ए भी बेच दिया, प्लांट सी भी बेच दिया। कितने में बेचा पता है, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपयों में।
क्या बताए बेटा, सेकेंड हैंड मार्केट की वैल्यू ही नहीं मिलती। क्या वैल्यू बच रही है अब? 30750 30750। क्या मैं इसको WDV मान के इस पे डेप्रिसिएशन लगा दूं? क्या बोलते हो, क्या लगता है? लगाना चाहिए? इनकम टैक्स नहीं लगाने देता, बोलता है ऐसा भी आत्मा परमात्मा का विलन नहीं हुआ तुम्हारा। भाई मेरे, हम ब्लॉक पे तुम्हें एसेट डेप्रिसिएशन लगाने देंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एम्प्टी ब्लॉक पे कहां से डेप्रिसिएशन लगाओगे? अब ये ब्लॉक हो गया एम्प्टी, क्यों? हमारे पास 3 ही एसेट थे भाई साहब, A, B और C। A भी चला गया, B भी चला गया, C भी चला गया, बचा क्या? घंटा। कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो उसको बोलते हैं कि आपका ब्लॉक हो गया एम्प्टी ब्लॉक। और एम्प्टी ब्लॉक के केस में क्या करते हैं? अब लगाते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, और वो भी ऐसा वैसा प्रॉफिट लॉस नहीं होता, यहाँ पे होता है कैपिटल गेन, जो कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल होगा। अगर मशीन नई नहीं है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, अगर कई सालों बाद तुमने अपना प्लांट बेचा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो उसकी पढ़ाई अपन कहाँ करेंगे? कैपिटल गेन वाले सेक्शन में। यहाँ पे पीजीवीपी में अपने को क्या करना है? जब तक ब्लॉक में एसेट है उसको डेप्रिशिएट करते जाओ करते जाओ। कुछ सेल हो रहा है घटा दो, बस ये ध्यान रखना कि सारे एसेट ही सेल ना हो जाए। सारे एसेट सेल हो गए तब जाके कैपिटल गेन में उसको हम कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे कैपिटल गेन निकला, कितना टैक्स लगा। वो अपने इस हेड का मतलब ही नहीं है, तो इस हेड में डिस्कशन ही नहीं करना। जब कैपिटल गेन आएंगे तो पढ़ेंगे। ये बात समझ में आई? यस। अब देखो, इसी से मिलता जुलता बेटा एक और एग्जाम्पल है। मेरे को हालांकि अंदर से एक फीलिंग आ रही है, मैं तुम्हें जल्दी बता दे रहा हूँ, ये बात आगे डिस्कस होने वाली थी, पर अब बात आई गई है तो मैंने सोचा क्लियर कर ही दूँ। सेम एग्जाम्पल ले लो, 3 एसेट्स खरीदे हमने, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी। कितने कितने का था? ये 10,000 का था, ये 20,000 का था, और ये 70,000 का था। पता है बेटा ये प्लांट सी इतना महंगा क्यों मिला था? क्योंकि ये प्लांट सी जो है, ये मशीनरी जो है, ये बड़ी रेयर है, ये जल्दी मिलती नहीं है। एक ही कंपनी है जो बनाती है इसको, और वो कंपनी कहाँ पे है? ये कंपनी है ईरान में। अब ईरान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगा दिया सैंक्शन। सैंक्शन लगाने का मतलब कि जो भी देश इस कंट्री से कोई भी चीज खरीदेगा, यूएस उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा। बेटा ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर किसी देश के ऊपर, ईरान के ऊपर लगा हुआ था, हाल ही में कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके था पंचायत, क्योंकि ईरान कह रहा था कि भाई हमें अपने रिसर्च के लिए न्यूक्लियर मटेरियल्स यूज़ करने दीजिए, पर बाकी के देश कह रहे थे नहीं भाई तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम्हें रिसर्च बोल के दिया, तुम न्यूक्लियर बम बना दोगे, तुम्हारी कंट्री में थोड़ा सेफ्टी का भी इशू लग रहा है हमें, कहीं मान लो तुम तो नहीं बम बनाओ लेकिन तुम्हारे यहाँ से कोई टेररिस्ट लोग आके अटैक करके चुरा लें तो तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं है, तुम्हारे गवर्नमेंट के लोग, तुम्हारी मिनिस्ट्री के लोग जो है वो टेररिस्ट से मिले हुए हैं, तो हमें भरोसा नहीं है, हम नहीं अलाउ करेंगे तुम्हें। अगर तुमने ये न्यूक्लियर टेस्ट किए या न्यूक्लियर मटेरियल्स का इस्तेमाल किया तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। ऐसा हुआ था बीच में। अब क्या हुआ कि भाई प्लांट सी जो था हमारा 70,000 का हमने खरीदा था, ये हो गया बड़ा रेयर, क्योंकि अब वो जो कंपनी इसको बनाती थी इससे कोई खरीद नहीं पा रहा है। अब इंडस्ट्री में इसकी कीमत बड़ी बढ़ गई है। तो मेरे पास एक बायर आया, उसने कहा भाई साहब आप अपना ये प्लांट सी हमें बेच दो। मैंने बोला मैं क्यों बेचूं, मैंने बिजनेस चालू करने के लिए लिया है ये। तो उसने पूछा सर आप कितने पैसे कमाओगे अपने बिजनेस से? तो मैंने कहा कि भाई मैं इस मशीन को लगा के कम से कम साल की 3-4 लाख की सेल तो कर ही लूँगा, 10 साल बिजनेस करूँगा 30-40 लाख की सेल्स हो जाएगी। उसने कहा भाई साहब ये लो मैं आपको देता हूँ 50 लाख रुपए अभी के अभी, मुझे ये प्लांट सी दे दो, क्योंकि तुम इस प्लांट सी से सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम छोटा धंधा कर रहे हो, मैं कोई बड़े धंधे पे बड़े स्केल पे काम कर रहा हूँ और मैं उसी मशीन से और ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे प्लांट सी जो तुमने लगाया उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तुम फुल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो।
लो 50 लाख रुपए और दे दो मुझे ये एसेट। मैंने सोचा भाई बड़ा बढ़िया है, क्या करना है, मैं तो प्लांट लगाता, बिजनेस करता, कई सालों में इतने पैसे कमाता, ये तो एक साथ मेरे को इतने पैसे मिल जा रहे हैं, लाओ लाओ धंधा बंद करते हैं। आज ही इसको बेचा और बेच बाच के निकल गया घूमने। अब क्या हुआ, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ गई। क्या एसेट के ब्लॉक की वैल्यू कभी नेगेटिव में हो सकती है? नहीं। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ऐसे केस में हम इसको बोलेंगे नील ब्लॉक। पीछे मैंने किसकी बात करी, एम्प्टी ब्लॉक की बात करी, इसको बोलते हैं नील ब्लॉक। तो जब तक कोई ब्लॉक ऑफ एसेट्स एम्प्टी ना हो जाए या जब तक कोई ब्लॉक ऑफ एसेट नील ना हो जाए, तब तक हम बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस से उसमें डिप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। जो खरीदा उसको ऐड कर लोगे, जो बेचा उसको लेस कर लोगे और चलता रहेगा साइकिल ऐसे का ऐसे। लेकिन जब कोई ब्लॉक ऑफ एसेट एम्प्टी हो गया या नील हो गया, मतलब आपने एक प्लांट को बेच के इतने पैसे कमा लिए कि अब उस सारे आपके प्लांट का जो वैल्यू है वो रिकवर हो गया, प्लस एक्स्ट्रा पैसे भी आ गए आपके पास, उसको बोलते हैं नील ब्लॉक। जब नील ब्लॉक होता है तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई इस केस में भी मामला अब पीजीबीपी से निकल चुका है, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल गेन, लॉस तो खैर नहीं होगा इस केस में, कभी कैपिटल गेन में ट्रांसफर करेंगे इसको। यहाँ तो लॉस भी हो सकता है कि यहाँ कैपिटल गेन की जगह कैपिटल लॉस भी हो सकता है, पर यहाँ तो हमेशा कैपिटल गेन ही होता है। आकाश का क्वेश्चन है कि सर बाकी दोनों प्लांट्स तो बचे हुए हैं हमारे पास, उसका क्या करें? भाई मेरे बाकी प्लांट्स बचे ज़रूर हुए हैं, पर डिप्रिसिएशन क्यों अलाउ होती है कि भाई आपने इतना खर्चा करा, उस खर्चे को वापस रिकवर करने के लिए कि भाई कल को 5 साल 10 साल बाद फिर हमें खरीदना पड़ेगा, एक हम प्रोविजन बनाते हैं। ये सारा डिस्कशन करा था हमने डिप्रिसिएशन के पहले क्लास में, हाँ, कि हम पैसे इकट्ठा करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं एक तरह से प्रॉफिट्स में कि भाई कल को ये एसेट फिर खरीदने पड़ेंगे। इस केस में क्या हो रहा है, तुम्हें प्रोविजन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है बाबा, सारे पैसे ऐसे ही आ जा रहे हैं एक ही बार में। अब क्या करोगे प्रोविजन बना के, आ तो गए पैसे, तो अब डेप्रिसिएशन तुम्हें अलाउ नहीं होगा जो बचे हुए एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट पे भी, क्योंकि इनकी कॉस्ट तो तुम्हारी ऐसे ही रिकवर हो गई, अब फ्री हो गए तुम्हारे वो एसेट्स। जितनी भी तुम्हारे एसेट्स की कॉस्ट थी, देखो जितनी भी तुम्हारे एसेट्स की टोटल मिला के 1 लाख कॉस्ट थी, इनकम टैक्स एक्ट उसको अलाउ करता है, बोल रहा है कि जब तुमने 50 लाख में बेचा ना टोटल 1 लाख के एसेट्स को, तो सिर्फ जो 49 लाख हुए हमने उस पर ही तो कैपिटल गेन लगाया, पूरा का पूरा कॉस्ट तुम्हारा हमने एक बार में अलाउ कर दिया। जो कि अगर तुम डेप्रिसिएशन क्लेम करते तो क्या होता, वही एसेट का कॉस्ट तुम्हें 15% करके 7-8 सालों में तब जाके तुम्हें उसकी छूट मिलती। एक ही बार में सारी छूट हमने दे दी क्योंकि तुम्हें पैसे भी एक बार में वसूल हो गए। इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंडिचर रखने का ये पूरा प्लान है। भाई तुम अगर एसेट को धीरे धीरे यूज कर रहे हो, धीरे धीरे उससे पैसे कमा रहे हो, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है धीरे धीरे उसकी डेप्रिसिएशन भी क्लेम करते रहना उस इनकम के अगेंस्ट। पर जब तुमने सारे एसेट्स एक बार में बेच ही दिए, सारी इनकम एक बार में आ ही गई, तो उसके बदले में जो एक्सपेंसेस हैं उसके साइड में वो भी पूरा का पूरा ले लो एक बार में। क्लियर? यस। और कोई डाउट दोस्त? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो वही बोल रहा है जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि द अमाउंट ऑफ रिडक्शन फॉर एसेट सोल्ड कैन नॉट एक्सीड द सम ऑफ ओपनिंग WDV एंड एसेट रिक्वायर्ड। यानी यहाँ पे तुम्हारा जितना भी ये कॉस्ट था, ये पूरा, इससे ज़्यादा कभी हम यहाँ पे डिडक्ट करने नहीं देंगे तुम्हें। हम उतना ही डिडक्ट कर देंगे जितना यहाँ पे था, जितनी कॉस्ट थी तुम्हारी, उसके ऊपर का जो है, यानी कि तुमको नील कर देंगे बेसिकली। नील कैसे होगा भाई, 1 लाख की कॉस्ट थी, मान लो हमने और कोई एसेट भी खरीदा होता 10-20 हज़ार का, उसको भी जोड़ लो, हम माइनस क्या करने देते, एक जितना भी है वैल्यू उतना माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी नील। अब पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन इस नील पे ही चार्ज होगा।
यानी कि नो डेप्रिसिएशन। अब बाकी का चीज़ कहाँ चला गया, कैपिटल गेन में चला गया। जब कैपिटल गेन में हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसी हिसाब से क्लेम कर लेंगे। यही बात बोल रहा है ये पहला पॉइंट। द अमाउंट ऑफ रिडक्शन फॉर एसेट सोल्ड कैन नॉट एक्सीड द सम ऑफ ओपनिंग WDV एंड एसेट रिक्वायर्ड। कभी उसमें हम प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखा सकते PGBP में, क्योंकि एसेट के सेल पे प्रॉफिट या लॉस अगर हो रहा है तो वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है, वो प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, वो कैपिटल गेन है। उसका ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, कैपिटल गेन में करेंगे। तो PGBP में बोल रहा है कि भाई जितनी कॉस्ट है उतना ही घटा लो, उसको नील करके हटा दो, खत्म कर दो वो ब्लॉक को। अब उस पर डेप्रिसिएशन मत क्लेम करने की सोचना, और ज़्यादा भी मत घटा देना, नेगेटिव भी मत कर देना। पता चला नेगेटिव में एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं और डेप्रिसिएशन इनकम की साइड में आ रही है। ये सब बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। बेच दिया तो जितनी कॉस्ट है घटा दो, ज़ीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अधिक नहीं जाना चाहिए। डन। ओके, अगली बात देखो क्या बोल रहे हैं। कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड फॉर एसेट सोल्ड कैन नॉट बी डिडक्टेड। तो कई लोग इसमें बहुत हेरा फेरी कर रहे थे। वो बोलते थे कि भैया मैंने एसेट दे दिया और मेरी जो पुरानी उधारी लोन पड़ी थी मार्केट में उसको हमने ख़त्म कर दिया। या फिर लोन की भी बात नहीं करेंगे, कई बार तो वो लोग अपने आप को क्या करते थे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग दिख रहा है बुक्स में, उसके अगेंस्ट एसेट बेच दिया। ऐसा क्यों करते थे लोग? क्योंकि सच में कोई सैलरी नहीं होती थी। भाई उनका सेल आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, खर्चा कम करना है, क्या दिखाएं, दिखा दी, हाँ सैलरी दे दी, लेकिन एक्चुअली तो बैंक अकाउंट से दी नहीं है, साल तो खत्म हो चुका है, अब क्या करें। तो वो लोग क्या करते थे कि एडजस्टमेंट के लिए कि भाई अब सैलरी आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में अगर दिखती रहेगी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ते बढ़ते 1 साल दिखाओगे, 2 साल दिखाओगे, जब एक्चुअली कोई है ही नहीं पैसा देने, सॉरी जब एक्चुअली कोई है ही नहीं पैसा देने को, तो किसको दोगे? लायबिलिटी खड़ी रहेगी तुम्हारी, एक ना एक दिन तुम्हारी बैलेंस शीट फंस जाएगी स्क्रूटनी में। जिस दिन फंसेगी वो इतना बड़ा सैलरी आउटस्टैंडिंग देख के इनकम टैक्स ऑफिसर पूरा का पूरा डिसअलाउ कर देगा तुम्हें कि भाई तुमने जेन्युइन खर्चा क्लेम नहीं किया, एक्चुअली तो तुमने 1 रुपये भी नहीं दिए, अब ये क्यों आपने इसको खड़ा करके रखा है, पूरे के पूरे इनकम में ऐड कर देगा, तुमसे टैक्स ले लेगा एक साथ। तो क्या करते हैं लोग, बड़ा चालू बनते हैं कि यार हमने अपने ऑफिस में फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिखाई हुई है और कौन देखने आ रहा है कि एक्चुअल में कितनी फर्नीचर पड़ी है नहीं पड़ी है। तुम ये दिखा दो कि हमने ना फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो है वो दे दी अपने एम्प्लॉयज़ को कि भाई देखो तुम ही लोग यूज़ करते हो, अब ये तुम्हारा हुआ, जब मन करे घर लेके जा सकते हो। कल को अगर इनकम टैक्स ऑफिसर ने पकड़ भी लिया तो बोलेगा भाई फर्नीचर कहाँ है तुम्हारा, तुमने दिया था एम्प्लॉय को। मैं बोलूँगा हाँ दे दिया था, चाहो तो पूछ लो एम्प्लॉयज़ से। वो बुलाएगा एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ तो बेचारे तुम्हारे एम्प्लॉई हैं, तुम्हारे खिलाफ तो बोलेंगे नहीं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर पूछेगा कि क्यों भाई तुम्हें सैलरी आउटस्टैंडिंग थी उसके बदले फर्नीचर मिला। वो बेचारा बोलेगा अपनी नौकरी बचाने के लिए, भले बेचारे की सैलरी 10,000 है और तुम उसकी सैलरी 1 लाख दिखाते जा रहे थे और 90,000 आउटस्टैंडिंग में डाल रहे थे। वो बोलेगा हाँ भैया मिल गया फर्नीचर, टेबल कुर्सी दिए हैं, अब क्या बताया जाए। वो बोलेगा दिखाओ कौन सी टेबल कुर्सी कहाँ है। तो एम्प्लॉय बोलेगा अब सर वो घर नहीं ले गया, मैं ऑफिस में ही रखी थी, मैं तो ऑफिस में ही यूज़ करता हूँ तो ऑफिस में ही छोड़ दिया। या कंप्यूटर को ले लो, लैपटॉप को ले लो, किसी भी इस तरह की चीज़ को जो ऑफिस यूज़ में आती है। तो एम्प्लॉयर बोलता था कि सर मैंने तो एम्प्लॉय को दे दिया, उसकी मर्जी ही नहीं है, वो घर ही नहीं ले जा रहा, अब तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो ऑफिस में रख के यूज़ कर रहा है, वो तो उसकी मर्जी है। तो खर्चा भी अलाउ हो गया, ना एसेट अपनी जगह से भी हिला, और हमें डेप्रिसिएशन का भी क्लेम जो अपना उधर होता था वो डेप्रिसिएशन का क्लेम लिया, इधर आउटस्टैंडिंग खत्म हो गई। डेप्रिसिएशन का क्लेम खत्म होने के बाद सारा का सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया। जब ये स्कीम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आई, 3-4 ITOs ने बोला कि सर ये लोग बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले तो बोलते कि आउटस्टैंडिंग सैलरी थी उसके बदले हमने फर्नीचर दे दिया, और फिर जब हम फर्नीचर देखने जाते हैं तो ऑफिस में ही पड़ा रहता है। एम्प्लॉय लोग बोलते कि नहीं हमने तो इन काइंड लिया था लेकिन हमारी मर्जी, हम घर नहीं ले जाना चाहते। तो ऐसी माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इनकम टैक्स ने कहा कि देखो भैया जो जेन्युइन मशीन बेचता है या एसेट को बेचता है वो उसके बदले पैसे लेता है, भले ही सेकेंड हैंड में बेचे, भले ही स्क्रैप में बेचे, कुछ ना कुछ पैसे लेता है। तो ये इस तरह की बातें कि भैया हमने एसेट को सेल तो कर दिया, उसके बदले इन काइंड कुछ ले लिया, या एक पेंटिंग ले ली मान लो। इसका ये पेंटिंग का एग्जांपल मेरे सामने का एग्जांपल बताता हूँ। एक फाइल थी, ऑफ कोर्स मैं क्लाइंट का नाम आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू। तो उसमें क्या हुआ था कि इन्हें कुछ
मतलब एसेट्स थे इनके पास काफ़ी सारे, उन्होंने बुक्स में दिखा रखे थे और एक्चुअली में वो एसेट थे नहीं, ख़राब हो गए, पड़े गए, निकल गए या सेल आउट कर दिए, कैश में बेच दिए और बुक्स में दिखाया नहीं। कैश नहीं तो अगर दिखाते तो कैपिटल गेन देना पड़ता। अब क्या हुआ कि फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, रेड पड़ गई उनके यहाँ इनकम टैक्स की। फिजिकल वेरिफिकेशन में ये पाया गया कि ये प्लांट मशीनरी तो आपकी बुक्स में है, मतलब बुक्स में दिख रही है, पिछले साल की 31 मार्च की बुक्स में, पर इस साल की बुक्स में है ही नहीं। और इस साल अभी तक का आपका बैंक स्टेटमेंट हमने उठा के देख लिया, कहीं पैसे भी नहीं आए इनको सेल करने के, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हमने इस साल बेचा है। तो कहाँ गई मशीनरी? क्या आपने झूठ बोला था? क्या आप फर्जी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे? कई तरह के सवाल उठाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। एसएससी ने कहा नहीं भाई नहीं, ये जो मशीनरी है ना ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर रही थी। वो तो मैं गया था घूमने एक जगह, एक बिजनेसमैन से बात कर रहा था, तो उसने कहा कि हाँ भाई तुम्हारी मशीन जो है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, चाहो तो मुझे दे दो, पर मेरे पास पैसे नहीं है। ये मेरे कमरे में देखो बड़ी सुंदर सी वैन गॉग की पेंटिंग लगी हुई है, तुम चाहो तो ले जाओ अपने ऑफिस में लगाओ, लोग बड़ी तारीफ करेंगे। तो मैंने उस वैन गॉग की पेंटिंग के अगेंस्ट अपनी मशीनरी दे दी, इन काइंड हमने एक्सचेंज कर ली। कोई भी एक पेंटिंग उठा के ये देखो ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग ली मैंने और ये मशीन बेच दी। अब इन काइंड में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं कर सकते। पेंटिंग्स है, इस तरह के आर्ट वर्क्स या कोई भी एग्जांपल, कोई भी बहाने के लिए वो ऐसा गुड्स इन काइंड ले आएगा जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल होता है। वो कहता है कि जितने की मशीन की वैल्यू थी उतने की इसकी वैल्यू थी, हमने तो एक्सचेंज कर लिया बस, नो प्रॉफिट नो लॉस, हम कोई कैपिटल गेन नहीं देंगे। इस तरह की चालाकियों को, फ्रॉडबाजियों को रोकने के लिए इनकम टैक्स ने कहा कि भैया अगर आपने एक्चुअल पैसे लिए हैं एसेट को सेल करने के लिए तो ही हम उसको कंसिडर करेंगे, तभी आपको घटाने देंगे WDV में से, नहीं तो हम उसको अलाउ ही नहीं करेंगे। इन काइंड अगर आपने कोई कंसिडरेशन ली एसेट को सेल करने की, दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। दैट पॉइंट क्लियर? મજામાં? सब बढ़िया? सारू छे? अब चलो अगली बात, ये जो कह रहा है बेटा मैं क्या बताऊं, मेरी ही बातों को रिपीट कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डेप्रिसिएशन इज नॉट ऑप्शनल। याद है ये पॉइंट हमने डिस्कस करा था कि डेप्रिसिएशन बाकी खर्चों की तरह ऑप्शनल नहीं होता, आपको लेना ही लेना है। यस? अब मान लो कोई नहीं लेता, जबरदस्ती नहीं दिखा रहा अपने पीएल में, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है भाई देखो तुम्हारी मर्जी, नहीं दिखा के बहुत तेज मत बनो अपने आप को, नहीं दिखा के तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। इस साल तो तुमने डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं लिया, कोई बात नहीं, अगले साल तुम चाहते हो कि उसी बढ़ी हुई वैल्यू पे अगर हम क्लेम ले ले तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तुमने नहीं डाला डेप्रिसिएशन तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भैया हम कैलकुलेट करके रखेंगे हिसाब, आप चिंता मत करो। अगर आपका मशीनरी लेट्स से इट वाज ऑफ 1 लाख रुपीज ओरिजिनली, फर्स्ट ईयर्स डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन लेट्स से 10%। फर्नीचर का एग्जांपल ले लो, इजी है कैलकुलेट करने के लिए। 10,000 डेप्रिसिएशन गया, अगले साल 90,000 बचना चाहिए। फिर 10% 9,000 गया, अगले साल 81,000 बचना चाहिए। तुम यहाँ पे भी क्लेम नहीं कर रहे हो अपने बुक्स में, यहाँ पे भी क्लेम नहीं कर रहे हो, लेकिन थर्ड ईयर तुम अगर चाहो कि हम वापस 1 लाख पे 10,000 क्लेम कर ले, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नहीं, तुमने क्लेम नहीं करा ना, डेप्रिसिएशन ऑप्शनल नहीं है, हम कैलकुलेट करेंगे कि तुम्हारा कितना क्लेम बनता था। 10,000 बनता था, घटाओ 90,000 हो गया, 90,000 में से 9,000 घटाओ 81,000 हो गया। अब नया डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा थर्ड ईयर के लिए, दैट विल बी 10% ऑफ 81,000 यानी 8100। ये बात समझ में आई? इनफैक्ट मैं एक चीज और तुम्हें दिखा देता हूं, ये लो, देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो हुई तुम्हारी WDV और एक हो गया डेप्रिसिएशन।
लेट्स से कि तुम्हारा WDV 1,00,000 रुपए है, इसमें से डेप्रिसिएशन तुम क्लेम नहीं कर रहे हो, ठीक है, यानी कि 10,000 रुपए लेने चाहिए थे तुम्हें, तुमने नहीं लिए। तुम्हारी बुक्स में अभी भी WDV कितने की दिख रही है? 1,00,000 की दिख रही है। PL में कोई खर्चा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भैया PL में तुम खर्चा क्लेम करो या ना करो, हमें उससे मतलब नहीं है, हम WDV को घटाते ही रहेंगे, WDV को घटाते ही रहेंगे, और हम तुम्हें इसी बात पे डेप्रिसिएशन देंगे, उसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन देंगे जो अगर तुम रेगुलर डेप्रिसिएशन लेते रहते तो तुम्हें मिलती। यानी PL में एक्सपेंस का क्लेम नहीं हुआ, इट डज नॉट मैटर, बैलेंस शीट में उसकी WDV रिड्यूस होगी ही होगी, बैलेंस शीट में डिडक्ट करेंगे। हाँ एग्जैक्टली दीपक, PL में तुमने एक्सपेंस क्लेम करा कि नहीं करा, इनकम टैक्स एक्ट कहता है हमें उससे मतलब नहीं है, हम बैलेंस शीट में तो WDV रिड्यूस करेंगे ही करेंगे। इज दैट क्लियर? चले ठीक, ये वही बात कह रहा है जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी। नो डेप्रिसिएशन अलाउड इन फॉलोइंग केसेस। अगर आपका ब्लॉक नील हो गया है, इसको नील ब्लॉक बोलते हैं या जीरो ब्लॉक बोल दो, नील या जीरो हो गया है तो भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। कहां चला जाएगा मैटर? कैपिटल गेन में चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट, ब्लॉक ऑफ एसेट्स एम्प्टी हो गया तो भी आपको, इसको बोलेंगे क्या? एम्प्टी ब्लॉक, इस पे भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। यहां भी मैटर कहां चला जाएगा? कैपिटल गेन में चला जाएगा। इस पे आई थिंक चलो ठीक है, तो वही एग्जांपल है जो मैं दे रहा था, बैलेंस शीट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। चलो अगला पॉइंट, डेप्रिसिएशन अलाउंस इज लिमिटेड टू 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। वो नील और एम्प्टी में तो कोई डाउट नहीं ना किसी को, वहां सब लोग कंफर्टेबल है। यस, आगे बढ़ सकते हैं ना उससे, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज तो है नहीं। अब देखो, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भैया एसेट डेप्रिशिएट तो तब होगा ना जब तुमने उसे पुट टू यूज किया। अगर आपका एसेट इसी साल एक्वायर हुआ है, वेयर एन एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग दैट ईयर, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी आधी। साल में 365 दिन होते हैं, उसका आधा अप्रॉक्सीमेटली 180 के आसपास आ रहा है। इनकम टैक्स एक्ट ने बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट में निकालने की कोशिश नहीं की, उसने बोला यार मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, 180 दिन मतलब आधा साल। तो इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि अगर 180 दिन से कम यूज कर रहे हो एसेट को, तो फिर हम उस पर डेप्रिसिएशन आधी ही अलाउ करेंगे, क्योंकि तुमने आधा ही यूज करा। वो ये भी नहीं कहता कि अप्रैल में ही खरीदी, मार्च में खरीदी, एक ही महीना यूज हुआ, कोई मतलब नहीं है। इतने कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसमें चले जाओगे तो आपको मंथ वाइज निकालना पड़ेगा। कुछ लोग उसमें और कंफ्यूज हो जाएंगे, वो डे वाइज निकालने लगेंगे। कुछ तो ऐसे पागल खाली बैठे हुए हैं जिनको लाख लाख रुपए सैलरी मिल रही है, बड़ी कंपनी के अकाउंटेंट है, काम उतना है ही नहीं, वो क्या करेंगे? पर डे निकालेंगे, पर आवर निकालेंगे, वो सेकंड का निकालने लगेंगे। इनकम टैक्स एक्ट कहता है भैया बस करो, इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए जिंदगी में। सीधी बात एक बताओ कि एसेट को 180 दिन से कम यूज किया या ज्यादा यूज किया। अगर 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है एसेट, वेल एंड गुड, पूरी डेप्रिसिएशन क्लेम करिए आप। भले ही आपने मान लो कि जुलाई के महीने में खरीदी, अप्रैल मई जून यूज ही नहीं हुआ, वो एसेट था ही नहीं हमारे पास, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 180 डेज से ज्यादा है, फुल डेप्रिसिएशन ले लो। लेकिन अगर 180 डेज से कम है तो आधी डेप्रिसिएशन ही मिलेगी आपको। इज इट क्लियर?
ओके, ध्यान रखना बेटा, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये सारा हिसाब किताब आप कब करेंगे? जिस साल एसेट को एक्वायर किया गया है, सिर्फ उस साल के लिए। सपोज करो कि तुमने कोई एसेट को एक्वायर करा, लेट्स से नवंबर में परचेज करा, लेस देन 180 डेज, पुट टू यूज़ किया ही नहीं, दिसंबर में भी नहीं किया, जनवरी में भी नहीं किया, फेब में भी नहीं किया, मार्च में भी नहीं किया। अगला साल आ गया, अगले साल भी तुमने पुट टू यूज़ नहीं करा, रखा हुआ है ऐसे एसेट। थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर में तुमने पुट टू यूज़ स्टार्ट कर दिया। सपोज करो तुमने लेट्स से थर्ड ईयर के दिसंबर से पुट टू यूज़ स्टार्ट किया, तो देखा जाए तो उस साल तो लेस देन 180 डेज ही यूज़ हुआ। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि नहीं भैया, वो क्या है ना कि एसेट पुराना हो गया है, अब 2 साल 3 साल से रखा हुआ है आपने, तो ये वाला जो 50% वाला है इसकी चिंता मत करो। ये हम तभी कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन को आधा तभी करते हैं जब सेम ईयर में एसेट परचेज हुआ हो और सेम ईयर में पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज हुआ। आगे के सालों में जब बात चली गई तो फिर हमें कोई आपको छूट आधी डेप्रिसिएशन नहीं करनी, फिर आपको पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, अगर क्लियर है तो ये लो बेटा, ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करो। पहले ये पोर्शन लिख लो, फिर मैं तुम्हें अगले पेज पे ले जाता हूँ। नोट दिस डाउन एंड लेट मी नो, फिर मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ। देयर इज मोर इन्फॉर्मेशन। आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योर सेल्फ। खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ, जो पढ़ा है उस नॉलेज का इस्तेमाल करो। जहाँ अटकोगे मैं तो बैठा ही हूँ बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। डन, आकाश ने नोट कर लिया, बाकी सबने नोट कर लिया? सब लोग डन लिखो, नोट करके पूरा डन लिखो। जब नोट कर लोगे सारे के सारे तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। सबका हो गया? किंजल तुम्हारा हो गया कि नहीं? क्योंकि किंजल को मेरे को अभी दिखा रहा था नोटिफिकेशन दैट शी हैज जस्ट एंटर्ड द वेटिंग रूम। किंजल, हैव यू नोटेड दिस डाउन? यस, आ जाओ, ये लो नेक्स्ट पेज। अब सॉल्व करो। अब तुम्हें इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं, ये तो दिखता ही रहेगा स्क्रीन पे, आराम से सॉल्व करो।
14,93,000 इज द आंसर। बाकी लोग भी करो फटाफट। हालत खराब हो गई यार। पता नहीं है जुकाम कब सही होगा मेरा। और किसी का आंसर आया? सौरभ का ही आंसर आ रहा है फटाफट। less than 180 days, 13,180 days। क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरे को लगता है सिर्फ सौरभ का ही आ रहा है, बाकी लोगों का मेरे को करवाना पड़ेगा। आओ देखते हैं। Just read the question once again। एक सेकेंड यार। ओके, दो प्लांट्स पहले से थे। 30% डिप्रिसिएशन 1,27,000। 1 अप्रैल 2020 प्लांट 1 लाख, प्लांट 7,000। और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लांट CDEFG इनको परचेज करा गया मार्च 10, 2020। मार्च, ये क्या हुआ यार? अच्छा, ये स्लाइड चली गई। ओके, मार्च 10, 2020, मार्च 1, 2020, मई 6, 2020, मई 15, 2020, जुलाई 8, 2020। देखने में तो ये लग रहा है बेटा कि इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो ये बाकी दोनों एसेट जो है ये बड़े कम यूज़ हुए हैं। पर अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, यानी कि पुट टू यूज़ का डेट इम्पॉर्टेंट है। जब आप पुट टू यूज़ का डेट देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि यार ये तो नेक्स्ट ईयर पूरा बढ़िया यूज़ हुआ है, 10 अप्रैल से यूज़ होना चालू हो गया था। प्लान डी जो है वो नेक्स्ट ईयर दिसंबर 3, 2020 से यूज़ हुआ है। प्लांट ई जो है जब खरीदा यूज़ स्टार्ट कर दिया। प्लांट एफ 2 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ। प्लांट जी 15 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ। एक्चुअल कॉस्ट 20, 30, 50, 60, 75। प्लांट ए को इन्होंने बेच दिया 16 अगस्त 2020 को 86,000 में। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? अब देखो, प्लांट ए 1 लाख, प्लांट बी 27,000, ये दोनों तो पुराने थे, इनकी टेंशन लेनी ही नहीं है। प्लांट सी और डी कब खरीदे गए थे? फाइनेंशियल ईयर 1920 में। ये देखो, फाइनेंशियल ईयर 1920। सी और डी कब खरीदे गए थे? पिछले साल खरीदे गए थे भाई साहब। क्या इस साल एक्वायर किए गए थे? नहीं, पिछले साल किए गए थे। जब पिछले साल किए गए थे तो क्या इनमें 180 डेज वाला कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इसमें नहीं देते हम। आपने एक्वायर ही करा था पिछले साल। पिछले साल आपको ये बेनिफिट मिल सकता था अगर आपने पिछले साल पुट टू यूज़ कर लिया होता तो। बेनिफिट तो क्या ही मिलेगा, मैं कहता हूँ कि ये तो नुकसान ही है एक तरह से देखा जाए तो, कि डेप्रिसिएशन मेरे को जब पूरा मिले तो मेरे को फ़ायदा है ना, आधा मिले तो क्या। तो बेसिकली आपने पिछले साल खरीदा और इस साल यूज़ पे ला रहे हो तो पूरा डेप्रिसिएशन ले सकते हो। अब आओ अगली बात पे। कॉस्ट ऑफ प्लांट ई एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज। प्लांट ई हमने कब खरीदा? पिछले साल खरीदा कि इस साल खरीदा है? ये तो इसी साल खरीदा हुआ है, इसी साल पुट टू यूज़ हुआ है, मई 6, 2020। तो कितने साल पुट टू यूज़ हुआ? कितने दिनों तक पुट टू यूज़ किया गया? डेफिनेटली मोर देन 180 डेज। सेम ईयर एक्वायर किया, मोर देन 180 डेज यूज़ किया, क्या हमें पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाँ भाई हाँ, पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों कंडीशन, एक्वायर्ड इन सेम ईयर, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज। ठीक है, प्लांट ई के केस में, सॉरी मैंने अभी स्लिप ऑफ टंग, अभी मैंने बोल दिया था कि प्लांट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। प्लांट ई के केस में एक्वायर्ड इन द सेम ईयर डेफिनेटली सेटिस्फाई हो रही है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज क्या सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, हमने पूरे साल यूज़ करा है, डेफिनेटली मोर देन 180 डेज यूज़ करा है, इस पर पूरी डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगी। अगली बात देखो, प्लांट एफ को हमने परचेज करा 15 मई 2020, एक्वायर्ड इन द सेम ईयर, यस, एक्वायर्ड इन द सेम ईयर, यस, 15 मई 2020 को हमने खरीदा, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में परचेज करा। पुट टू यूज कब करा? 2 जनवरी 2021 को, यानी पुट टू यूज की जो डेट है उसको हम काउंट करेंगे 2 जनवरी 2021 से। तो जनवरी में होते हैं 31 डेज, और 2 जनवरी से अगर यूज़ हो रहा है तो एक दिन घटा दो, फर्स्ट को यूज़ नहीं हुआ तो 30 डेज को यूज़ हुआ जनवरी में, 30 डेज इन जनवरी। अब मान लो कि आपका फरवरी में आएगा 28 डेज, मार्च में आएगा 31 डेज, कितना हुआ? 3 3 6 7 8, 89 डेज पूरा यूज़ हुआ है, डेफिनेटली लेस देन 180 डेज, यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है भाई साहब। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम क्या करेंगे? 50% डिप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या सेम चीज़ यहाँ भी चेक करी जाए? 8 जुलाई 2020 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में परचेज हुआ, बहुत बढ़िया बात है। पुट टू यूज कब हुआ? सॉरी, पुट टू यूज कब हुआ? अरे भाई साहब, पुट टू यूज तो ये अगले साल हो रहा है। ज़्यादा ही डार्क हो गया ना, एक सेकंड में उसको इरेज करके ट्राई करते हैं, सिर्फ ब्लू मार्कर से देखते हैं। नहीं दिख रहा है, दूसरा कोई कलर यूज़ करना पड़ेगा। ये भाई साहब अगले फाइनेंशियल ईयर में यूज़ हो रहा है। क्या इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगी 1 रुपए की भी? बोलो बेटा बोलो। जो एसेट आपने इस साल पुट टू यूज ही नहीं किया, क्या उसके अगेंस्ट आप डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्लेम कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे सर, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक्वायर्ड इन द सेम ईयर तो है, पुट टू यूज है ही नहीं। जब पुट टू यूज ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं, तो प्लांट जी को हमको इस साल कंसिडर ही नहीं करना है। आइए देखते हैं क्या कर रहा है। प्लांट डी कंसिडर कर लिया, प्लांट ई कंसिडर कर लिया, प्लांट एफ ये भी कंसिडर कर लिया, लेकिन प्लांट जी को, लास्ट वाला जो था प्लांट जी, इसको कंसिडर ही नहीं करा। बोला भैया तुम तो इस साल यूज़ ही नहीं हुए हो, तुम कहाँ से मुंह उठा के आ गए डेप्रिसिएशन लेने के लिए? डेप्रिसिएशन सिर्फ उसको मिलता है जिसको पुट टू यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्या कर रहा है देखो, प्लांट ए सेल करा था 86,000 में, उसको घटा दिया। WDV ऑफ द ब्लॉक कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट बी सी डी ई एफ 2,01,000 आ गई। डेप्रिसिएशन लग गया 15,000, 60,000 इस पे और 30,000 इस पे। हाँ ये क्या यार? अच्छा ये दूसरा केस भी दिया था क्या क्वेश्चन में? दूसरा केस तो नहीं दिया हुआ था, चलो अपने से एक्सप्लेन करने के लिए वो दिया है मेरे ख्याल से। यहाँ पे आपका आंसर आ गया, काम खत्म हो गया। अभी जो अगली बात कह रहा है उसको समझाता हूँ मैं, ये नई बात है। देखो ये तो पूरा कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं है। ओके ये देखो, अब बोल रहा है कि मान लो अभी इस केस में क्या हुआ था कि अपनी WDV थी 2,01,000, उसमें से 51,300 का एक प्लांट हमने बेचा था, सॉरी 51,300 का डिप्रिसिएशन लगाया और आराम से अच्छा नहीं, सेल के पहले देखना, एक सेकंड रुक जाओ, कहाँ गया? 267 ये है ना, टोटल 267 का अपना ब्लॉक ऑफ एसेट था।
जिसमें से हमने 86,000 का एसेट सेल करा, उसको घटा दिया। अगर यही एसेट 2,40,000 का बिकता तो क्या होता? आपको पता है कि इनफैक्ट रुक जाओ, लेट मी टेक दिस टू अनदर पेज। मैं एक बार साफ साफ एक कैलकुलेशन करके आपको दिखा दूँ। यहाँ पे कितना बच रहा है? 267 बच रहा है WDV सारा एडलेस करने के बाद, 2,67,000। अगर प्लांट ए को आप 2,67,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा बेचते, लेट्स से 270 बेचते, तो यहाँ डिप्रिसिएशन का मामला ही ख़त्म हो जाता। क्यों? क्योंकि अब ये हो गया नील ब्लॉक। नील ब्लॉक पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। क्या लगता है? यहाँ कैपिटल गेन लगता है या कैपिटल लॉस लगता है। इस केस में तो हमेशा कैपिटल गेन ही आएगा, कैपिटल गेन लगता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो हमें पता ही था सर, नया क्या बता रहे हो? नया बताता हूँ मैं तुम्हें अगले एग्जाम्पल में। इनफैक्ट अब मैं क्या करूँगा कि ब्रेकअप लिखूँगा कि ये जो 267 आया ये कैसे कैसे आया। ऊपर जाओ, हमारे पास ABCDEFG इतने सारे हैं ना। शायद जी को हम इग्नोर कर रहे थे ना, किसको इग्नोर कर? जी को इग्नोर कर रहे थे। हाँ, ABCDEF तक लिख लेते हैं। आओ नोट करते हैं। ए कितने का था? 1,00,000, ये 27,000, 20,000 और 30,000। 1,00,000 आ गया, 27, 20, 30, 27, 20, 30। फिर कहाँ गया? प्लांट ई 50,000, प्लांट ई 50,000 और प्लांट एफ कितने का है? 60,000। जब हम हाफ डिप्रिसिएशन का प्रोविजन लगाते हैं तो हमें पता है क्या करना होता है। थोड़ी देर के लिए ये जो आत्मा से परमात्मा का हमने मिलन कराया था, सारे एसेट्स को एक बना दिया था, उस मिलन को थोड़ा देर के लिए होल्ड पे डालना पड़ता है। बोला भाई रुक जाओ, इस साल एक नया एसेट आया है जो लेस देन 180 डेज यूज हुआ। अगर वो मोर देन 180 डेज यूज हो जाता तो फिर उस आत्मा का परमात्मा से पूरा मिलन हो जाता बेटा, वो बिल्कुल ब्लॉक का हिस्सा बन जाता, हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि लेस देन 180 डेज लिखा है तो इसका मतलब कि ये कम यूज़ हुआ। कम यूज़ हुआ तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है भाई डेप्रिसिएशन भी आधी लगाओ। आधी डेप्रिसिएशन अलग से किस पे कैलकुलेट करनी है? सिर्फ और सिर्फ 60,000 पे। करेक्ट। तो बाकी सारे जो एसेट्स हैं उनको पहले अलग जोड़ दो। कितना हुआ ये टोटल करके बताओ? 1,27,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000। बस यहाँ तक का टोटल बताओ कितना हो रहा है। बोलो बेटे बोलो। $2,27,000। अब जब हम एसेट ए को सेल कर रहे हैं, लेट्स से 2,40,000, $240 है ना ये। अगर हम एसेट ए को सेल कर दे रहे हैं 2,40,000 में, तो क्या यहाँ पे ये नील नहीं हो जा रहा? ये नील ब्लॉक नहीं बन जा रहा? नील ब्लॉक बन जा रहा है ना। लेकिन इस पे तो हमें अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, इस पे अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। इसको तो हम अलाउ नहीं कर सकते नील ब्लॉक में जाने के लिए, क्योंकि इसको तो भाई इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है लेस देन 180 डेज यूज़ किया है तो आधी डेप्रिसिएशन मिलेगी। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? इनकम टैक्स एक्ट ने इसका एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन निकाला। इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि देखो भाई, आपने 2,27,000 वाला जो ब्लॉक था, जिसपे पूरा का पूरा फुल डेप्रिसिएशन है, तो एक ही ब्लॉक पर उस ब्लॉक को दो हिस्से में बांटा गया, एक फुल डेप्रिसिएशन वाला और एक हाफ डेप्रिसिएशन वाला। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई फुल डेप्रिसिएशन वाला जो ब्लॉक है उसमें से तुमने एक एसेट बेच दिया 240 का,
क्या ये एसेट नील हो गया, सॉरी क्या ये ब्लॉक नील हो गया इसकी वजह से? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास एक और एसेट है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, इन दोनों से जुदा जुदा है, इस पे हाफ डेप्रिसिएशन मिलने वाली थी हमें। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ठीक है, तुम्हें हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगी ज़रूर, लेकिन अब ये जो यहाँ पे कुछ पैसे बच जा रहे थे, 227 माइनस 240 कितने बचे? 240 का हमने सेल करा, 227 कॉस्ट आ रही थी, कितना बच रहा था, कितने का एक्स्ट्रा सेल हो गया? 13,000 का हमने भाई साहब एक्स्ट्रा सेल कर दिया, 13,000 का हमने एक्स्ट्रा सेल कर दिया अगर देखा जाए तो बोलता है जो एक्स्ट्रा सेल किया ना, इसको हम पहले क्या करेंगे, जो बचा हुआ एसेट है इसमें से घटाएंगे। एफ की वैल्यू 60,000 थी, अब इसके पास थोड़ा स्कोप है, इस 60,000 में से आप घटा सकते हो। अभी ये 13,000 जो है ये यहाँ से घट सकता है, अभी ब्लॉक नील नहीं होगा, तो 60 में से 13 घटाओ, 60 में से 10 गया 50, 50 में से 3 गया 47। तो अब जो हाफ डेप्रिसिएशन मिलनी है ये इस 47,000 पे मिलेगी, पूरे 60 पे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बाकी का जो 13,000 है इसका, वो तो आपको ये बेच के एक बार में पूरा मिल ही गया। अब उस पर डेप्रिसिएशन भी लेना है क्या तुम्हें? फिर से नहीं मिलेगा, तुमने ऑलरेडी उसका कंपनसेशन घटा लिया। बस फर्क क्या पड़ेगा कि जो तुम हाफ डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे वो अब पूरे पे नहीं निकालोगे, जो बचा खुचा है उस पे ही निकाल सकते हो। बात समझ में आई? किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूं? देखो मैं दूसरे एंगल से समझाता हूं तुम्हें। अभी तो मैंने तुम्हें ये ब्रेकअप करके समझाया, अब मैं कहता हूं बेटा अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ये लो सिंपल तरीका। ब्लॉक का WDV कितना है भाई साहब, टोटल जोड़ो। अब मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मैं सीधे सॉल्यूशन में जाके देखूंगा कि कितना ब्लॉक ऑफ एसेट्स हो रहा है। सर 2,67,000 का ब्लॉक ऑफ एसेट हो रहा है। हाफ वाला कहाँ गया? हाफ वाले को जोड़ दिया ना इसमें, लेस सेल ऑफ WDV, हाँ ठीक है, टोटल 267 का हो रहा है, 2,67,000 हमने सेल कर दिया मान लो ए को, कितने में? 2,40,000। हमेशा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले जो नया खरीदा है उसको ऐड करते हैं, जो बेचा है उसको लेस करते हैं। यस, उसके बाद ही डेप्रिसिएशन का मौका आता है कि नहीं? यस, ये बात तो सही बोल रहा हूं ना मैं, ये तो बताया था पहले कितनी बार। पहले ओपनिंग लो, जो खरीदा उसको ऐड करो, जो बेचा उसको घटाओ, जो आएगा वो WDV फॉर डेप्रिसिएशन होगा, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे। कितना बच रहा है बेटा? देखना ज़रा, देखना ज़रा, 7 में से 0 गया 7,000, और 2 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, सॉरी 6 में से 4 गया 2, 27,000 बच रहा है। अब सवाल उठता है भाई साहब इस 27,000 पे कितनी डेप्रिसिएशन लगाई जाए? क्या फुल 30% लगा दे? नहीं, इनकम टैक्स एक्ट कहता है फुल पे आपको हम नहीं देंगे 30%। किस पे? एक आपका जो एसेट है जो कितने का है, कहाँ गया लास्ट वाला, 60,000 वाला, एक आपका इसमें 60,000 का एसेट था जिस पे आपको सिर्फ हाफ डेप्रिसिएशन मिलने वाली थी। अब वो 60,000 तो बचा नहीं, कितना बचा? 27,000। 60,000 से कम ही है ना, ज़्यादा तो नहीं है। यानी कि आपके पास अब जो वैल्यू बची हुई है इस ब्लॉक में, ये उसी नई एसेट की बची हुई है जिस पे आधा डेप्रिसिएशन लगना था। तो आपको हम पूरे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं देंगे, अब हम यहाँ पे हाफ डेप्रिसिएशन ही अलाउ करेंगे। अब समझ में आई बात? यानी कि जो बचा खुचा है हमें देखना होगा कि इस बचे खुचे में क्या कोई फुल वाला भी बचा है। अच्छा एक और एग्जांपल से समझ लो, ये देखो ये देखो 267 का ब्लॉक था, हमने इसमें से सेल किया लेट्स से 2 लाख का, 67,000 बचा। 67,000 के ब्लॉक में आप पता है क्या करते? आप 60 और 7 को अलग अलग करते कि नहीं? और पहले कौन सा निकालते? पहले हाफ डेप्रिसिएशन निकालते। ये तुम्हारे प्रोसीजर का एक हिस्सा है जो तुम्हें याद होना चाहिए। अगर तुम पहले फुल निकालोगे तो हमेशा गलत आंसर आएगा।
पहले हाफ डेप्रिसिएशन वाला जो वैल्यू है उस पर हाफ निकालो, जो बचा हुआ है उस पर फुल निकालो। इस केस में क्या हुआ, फुल वाले में कुछ बचा ही नहीं, और तो और हाफ का भी कुछ खत्म हो गया। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमें कौन सी देनी है, हाफ डेप्रिसिएशन को देनी है हमेशा। पहले हाफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके घटाएंगे, फिर बचा खुचा अगर कुछ रह गया तो उस पर फुल डेप्रिसिएशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब समझ में आई बात? या तो कान को ऐसे पकड़ो बेटा, या घुमा के ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। पहले आपको प्रायोरिटी देनी है हाफ डेप्रिसिएशन के रेट को, वो कैलकुलेट कर लेना है, तब बाकी जो बचा खुचा है उस पर फुल डेप्रिसिएशन लगाना है। डन? आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बता दिए आपको, रिटन डाउन वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट, और फिर हमने ये डिस्कस कर लिया हाफ डेप्रिसिएशन। आज की क्लास बड़ी ही प्रोडक्टिव रही बेटा, मुझे तो मज़ा ही आ गया। हाँ, बस मुझे थोड़ा और मज़ा आता अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और दे पाता तो ये जो इलस्ट्रेशन है ये आपका रहेगी होमवर्क, जो आप नेक्स्ट क्लास में खुद से करके आएंगे। कोई चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग करोगे तो खुद का नुकसान करोगे बेटा। मैं कौन सा यहाँ डिग्री बांटने बैठा हूँ, खुद से मेहनत करके सॉल्व करने की कोशिश करना। जहाँ नहीं आएगा यहाँ आपका सेवक हाजिर है। I'll always be there to explain it to you, to solve this for you. Thank you so much for being such a nice class of students. See you guys again day after tomorrow. Till then, tata, bye bye, and keep being awesome.